नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, पशुपालन और कृषि एक दूसरे के पूरक है और हमारे देश में कृषि के साथ साथ पशुपालन प्राचीन काल से होते हुए आया है। किसान अगर पशुपालन करें और साथ में अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने के लिए जो है दूध देने वाली पशुओं का पालन करें तो निश्चित तौर से उनकी आय में वृद्धि होगी। हमारे प्रदेश में पशुपालक भाइयों के लिए ऐसी कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं या ऐसी पशुपालन और डेयरी विभाग की योजना चल रही हैं जिनसे हमारे गांव में रहने वाले जो पशुपालक भाई हैं और जो किसान भाई हैं, जो डेयरी का काम करते हैं, उन्हें कितना लाभ मिल सकता है। आज इसी संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन एवं डेयरी विभाग संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल की अतिरिक्त उप संचालक डॉक्टर उमापति जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, हम डॉक्टर साहब से सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के द्वारा ऐसी कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ हमारे किसान भाई, हमारे पशुपालक भाई उठा सकते हैं। जी, जैसा कि अभी हम सबको पता है कि मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में, मध्य प्रदेश शासन के निर्देश में लगातार पशुपालन विभाग के द्वारा ये प्रयत्न किया जा रहा है कि किस तरह से पशुपालकों की आय को दुगना किया जाए, किस तरह से हमारे पशुओं का उत्पादन अधिक से अधिक लिया जाए। प्रदेश में जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है, जो हमारे प्रदेश की कुल दुग्ध उत्पादन है, उसको दुगने करने के प्रयत्न शासन एवं प्रशासन के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। उसी संबंध में जो आगामी 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक प्रदेश व्यापी दुग्ध समृद्धि संपर्क योजना के तहत संपर्क अभियान पूरे प्रदेश में किया जाना है। इसके साथ ही साथ वर्तमान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, हिरणगर्भा नस्ल सुधार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना, मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना, आचार्य विद्यासागर योजना, समुन्नत योजना, नंदीशाला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण, इस तरह से अन्य अन्य योजनाओं के माध्यम से पशुपालन विभाग पशुपालकों तक संपर्क कर रहा है ताकि हम अपने पशुपालक भाइयों की आय को दुगना करने का प्रयत्न कर सकें और वर्ष भर उनकी आय बनी रहे। तो किसान भाई, अभी आपने देखा और आपने जाना भी, हमारे गांव में ऐसा कोई घर नहीं होता जहां एक दो गाय या भैंस नहीं होती। जिसके पास जो भूमिहीन किसान भी है या मजदूर भी है, वो ज़रूर एक दो गाय रखता है और अगर वो उसको बिक्री नहीं कर पाता दूध को तो स्वयं के परिवार के उपयोग में लाता है। आज दूध, अच्छा दूध कहाँ मिलता है? 50 से 100 रुपये लीटर मिलता है। तो हमारे किसान भाई इन योजनाओं का लाभ अगर लें, जैसे कि डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि दुग्ध संपर्क जो क्रांति योजना चल रही है, ये क्या है, इसके बारे में बताओ। जी, जैसा कि जो मेरा पहला और अति महत्वपूर्ण विषय जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयत्न से निर्देश में हम प्रदेश में कर रहे हैं, दुग्ध समृद्धि संपर्क योजना। इस योजना के तहत पशुपालन विभाग के सभी कर्मचारी अधिकारी घर घर संपर्क करेंगे। ऐसे सभी हमारे पशुपालक बंधु जिनके पास 10 से अधिक पशुधन है, गौवंश है, भैंसवंश है, इन सभी का संपर्क अभियान पशुपालन विभाग के द्वारा 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक सघन रूप से किया जाना है। और इसमें हम सभी पशुपालकों भाइयों का जो है पशुधन ऐप में एक डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और सभी पशुपालकों को पशु पोषण संबंधी जानकारी, नस्ल सुधार की जानकारी और साथ ही साथ जो विभागीय योजनाओं से जोड़ने का प्रयत्न पशुपालन विभाग आगामी हफ्तों में करेगा। तो किसान भाइयों, 3 अक्टूबर से और 9 अक्टूबर के बीच में पूरे प्रदेश में हमारे किसान भाइयों के घर, हमारे जो जिनके घर पशु हैं, लगभग 10 पशु हैं, उनके घर ज़रूर पशुपालन विभाग के अधिकारी कर्मचारी जाएंगे। उन्हें ये बताएंगे कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, नस्ल सुधार के लिए क्या करना चाहिए और जो कल्याणकारी योजनाएं विभाग की चल रही हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने विशेष रूप से ये नई योजनाएं चलाई है
ताकि हर गांव के रहने वाला किसान पशुपालक इस योजना से जुड़ जाए और अपनी आमदनी बढ़ाए। डॉक्टर साहब, खास तौर से जो दुग्ध समृद्धि संपर्क योजना आप जो बताया है, जी। इसके मुख्य लाभ क्या है? इसका लाभ है एक त्वरित और एक सघन प्रयास किया जाना कि किस तरह से पशुपालकों को, और विशेषकर ऐसे पशुपालक बंधु जिनके पास 10 से अधिक पशुधन है या ज़्यादा पशुधन है, जो कमर्शलाइज्ड व्यावसायिक डेयरी प्रबंधन में जुड़े हुए हैं, जिनकी आमदनी का जरिया डेयरी है, ऐसे सभी पशुपालकों को साथ में लाना और उनको विभाग की तरफ से एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ताकि उनको पशुपालन से जुड़ी सारी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, पशु प्रबंधन संबंधी जानकारी और किस तरह से नस्ल सुधार करके वो अपने पशुओं का नस्ल अपग्रेड करके और अधिक दूध पा सकते हैं, किस तरह से पशुपालन की स्वरोजगार संबंधी योजनाओं से जुड़ सकते हैं, किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत वो एक कॉरपोरेट डेयरी इकाई लगा सकते हैं, इस तरह की जानकारी देना, विभाग के साथ समन्वय में आना और साथ ही साथ जो नई वैज्ञानिक तकनीक है, जैसे सेक्स सॉर्टेड सीमेन है, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है, इन सभी का लाभ हम घर घर ग्राम पंचायतों तक पहुंचाने के लिए गौ सेवक, गौ मैत्री, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, सभी पशु चिकित्सक, इस तरह से विभाग का एक समेकित प्रयत्न है कि किस तरह से मध्य प्रदेश के हर गांव में, हर पंचायत तक शासन की और प्रशासन की ये योजनाओं का लाभ और जानकारी पशुपालकों को दी जाए। बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। जब विभाग ने कमर कस ली है तो निश्चित तौर से गांव के प्रत्येक घर तक ये योजना पहुंचेगी, सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की कौन सी कल्याणकारी योजना चल रही हैं, कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। इस बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश की अतिरिक्त उप संचालक डॉक्टर उमापति जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी समस्या है आवास की। तो हमारे जो गौवंश है उनके लिए गौशाला के लिए कोई अभियान चल रहा है, या आत्मनिर्भर गौ को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, या पशुपालक भाइयों को स्वावलंबी बनाने के लिए कोई योजना हो तो बताएं। जी, जैसा कि प्रदेश में जो गौशालाएं हैं, लगभग 2400 गौशालाएं प्रदेश स्तर पर संचालित है और लगभग 4.5 से अधिक गौवंश इन गौशालाओं में हैं। तो हिरण्यगर्भा एक योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य से संचालित है प्रदेश में। हिरण्यगर्भा योजना है, इसके अंतर्गत जो मध्य प्रदेश की चिन्हांकित गौशाला हैं, जो सभी गौशालाएं हैं, उनमें हमको ऐसे प्रजनन योग्य मादा पशु चिन्हांकित करना है, उनके टैगिंग की जाना है और साथ ही साथ हम उसमें किस तरह से अगले नस्ल सुधार कार्यक्रम कर सकते हैं, कैसे इन चयनित प्रजनन योग्य मादाओं के माध्यम से उस पर्टिकुलर गौशाला को हम स्वरोजगार की दिशा में, स्वावलंबन की दिशा में मोड़ सके, ऐसे प्रयत्न हैं। और साथ ही साथ जो निकृष्ट तरह के जो सांड हैं, बैल हैं गौशालाओं में, उनका कैस्ट्रेशन प्रोग्राम, बधियाकरण प्रोग्राम इसमें किया जाना है। और हिरण्यगर्भा जो योजना है वो भी मध्य प्रदेश शासन की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत पशुपालन विभाग निरंतर प्रयत्नशील है। किसान भाइयों, कितनी बढ़िया योजना है हिरण्यगर्भा योजना। हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया योजना लाए। इसके तहत उन सभी जो गाय जो है और जो नर जो हैं, उनको, जिनको बैल या सांड बोलते हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करके गौशाला में और उनकी वैज्ञानिक ढंग से उनकी जांच की जाएगी, कौन कौन से जो दूध दे सकते हैं, तो उनकी नस्ल सुधार भी की जाती है। इस योजना के तहत
मुख्य बात यह है कि आप अपने गांव में जब ये 3 से 9 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा तो आप जरूर इससे जुड़ें। काफ़ी आपके लिए ये चला गया है, इससे काफ़ी आपको फ़ायदा हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये अभी आपने जो हिरण्यगर्भा योजना के बारे में बताया है, तो ये देखने में आता है कि कहीं भी जाओ सड़क पे बहुत सारी गाय बैठी रहती हैं, सांड बैठे रहते हैं, अनेक दुर्घटनाएं होती हैं जिन्हें हम निराश्रित गोवंश भी कह सकते हैं। तो इसके लिए शासन की ओर से कोई योजना है तो बता। जी, इन्हीं निराश्रित जो गौवंश है जो राजमार्गों पर यहाँ वहाँ पाए जाते हैं, और कई बार देखा जाता है कि जो अनुत्पादक पशु हैं वो बाजार में या खुले में छोड़ दिए जाते हैं। ऐसे ही निराश्रित, बेसहारा, असहाय पशुओं के लिए मध्य प्रदेश शासन ने मध्य प्रदेश में गौशालाओं का प्रावधान किया है, और ऐसी सभी निराश्रित पशुओं को गौवंश में रखे जाने का प्रावधान है। और अब मध्य प्रदेश शासन ने प्रति पशु 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन का प्रावधान किया है। तो निरंतर गौशालाओं में अब जो नवाचार किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो हिरण्यगर्भा योजना है उसके तहत सेक्स सॉर्टेड सीमेन का प्रयोग किया जाना है, जिससे लगभग 99% जो है देसी उन्नत नस्ल की बच्चियां ही जन्म होती है। तो इस तरह से गौशालाओं को स्वावलंबन की दिशा में के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक गौशाला को किस तरह से आत्मनिर्भर गौशाला बनाया जाए, कैसे वहाँ पे चारा उगाया जाए, किस तरह से वहाँ पे गोबर एवं अन्य उत्पादों की बिक्री की जाए, जिससे गौशाला जो संचालित करने वाले स्व सहायता समूह हैं, जो दीदियाँ हैं या जो ग्राम पंचायत, वो किस तरह से गौशाला को सेल्फ सस्टेनेबल बनाए, इस दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। बिल्कुल निरंतर प्रयास हो रहे हैं। अभी आपने देखा और जाना, जिस आप गोबर को या पशु आहार का जो अवशेष बच जाते हैं, आप उसको वैसे ही घूड़े पे फेंक देते हैं, ठीक से उसका खाद नहीं बन पाता। उसको वैज्ञानिक ढंग से शोधन करके बेहतरीन जैविक पद्धति से उसको खाद तैयार किया जाएगा। और किसान भाइयों, आप तो जानते हैं कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के लिए गौवंश कितना आवश्यक है। आप अपने खेत में इसको ले जाएंगे तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं 3 से 12 साल तक कोई भी खाद या कोई भी रासायनिक खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें गोबर के खाद को कंपोस्ट तरीके से पकाकर उसको खेत में डाल दिया जाए तो हमारी लागत भी कम होगी खेती में। डॉक्टर साहब, जो पशुओं के जो हमने ये देखा है कि टैग और चिन्ह कान में कुछ लगे रहते हैं, ये क्या होता है? ये जो पीला कलर का एक बिल्ला पशुपालकों ने देखा हुआ कि ज़्यादातर जो पशुओं में लगाए जा रहे हैं पशुपालन विभाग की तरफ से, ये जो बिल्ले हैं ये उसी तरह से जिस तरह से हमारे लिए आधार कार्ड है। पशुओं की पहचान संख्या देने के लिए, पशुओं को पशुपालन विभाग के डेटाबेस से जोड़ने के लिए टैगिंग किया जाना बहुत अनिवार्य है, और लगातार पशुपालन विभाग के द्वारा मैदानी स्तर पर ये प्रयास किए जा रहे हैं। पशुपालकों को भी ये चाहिए कि अपने पशुओं में जो पहचान संख्या के लिए इस तरह की टैगिंग अवश्य कराएं, ताकि किसी भी उपचार, बधियाकरण, टीकाकरण, AI संबंधी जितनी भी विभागीय गतिविधियां हैं, क्योंकि जिस तरह से हम डिजिटलाइज्ड मोड पर जा रहे हैं, जब तक आपके पशु की पहचान संख्या नहीं होगी तो पशु को पशुपालन संबंधी गतिविधियों से जोड़कर रखा जाना, उनका डेटाबेस क्रिएट करना संभव रहेगा। इसलिए आप सभी पशुपालक बंधुओं से ये आग्रह है कि अपने पशुओं को अवश्य रूप से टैगिंग करवाएं। ये टैग किए जाना बहुत आवश्यक है, तभी आप शासकीय योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। तो डॉक्टर साहब, जैसे निजी जो हैं घरेलू पशु, उनको भी टैग लगवाएं? जी, प्रत्येक पशु को टैगिंग की जाना आवश्यक है। और अब बिना पशु के जो निःशुल्क टीकाकरण अभियान है, जैसे FMD है या ब्रुसेलोसिस का टीका है, जैसे सभी आवश्यक जो टीकाकरण है, उनसे भी आपके पशुओं को लाभ अगर लेना है तो टैगिंग की जाना बहुत आवश्यक है, ताकि आपके पशु की पहचान हो सके और ये पता किया जा सके कि ये इस पशु को कब टीका लगा था। किसान भाइयों, अब वक्त है छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा,
बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की कौन सी कल्याणकारी योजना चल रही हैं, कौन कौन सी गतिविधियां चल रही हैं। इस बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश की अतिरिक्त उप संचालक डॉक्टर उमापति जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे हमारे लिए पहचान पत्र आइडेंटिटी है, इसी प्रकार की कोई पहचान है? जी जी, इसमें जो है लगभग 12 अंकों का एक डिजिटल कोड उस पर्टिकुलर पशु को दिया जाता है। जिस तरह से हमारा एक निर्धारित आधार नंबर है, उसी तरह से हर पशु की पहचान के लिए ये 12 अंकों का डिजिटल कोड है जो पशुओं को लगाया जाता है। और ये जो टैग है, ये बहुत एक बार लगाने पर 10 से 12 वर्ष तक लगा रहता है और बहुत एक ही पेयर्स में लग जाता है। तो आवश्यक सावधानियों के साथ टैगिंग किया जाना सुनिश्चित करें। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पशुओं में टीकाकरण के बारे में बताएं, कब कब कौन कौन से टीका लगाए जाते हैं? जी, वर्ष में 2 बार केंद्र शासन के निर्देश में प्रदेश व्यापी FMD का टीकाकरण सघन अभियान हमारे प्रदेश में संचालित है। और हमारी ये कोशिश है कि 100% पशुओं को किस तरह से खुरपका मुंहपका का टीका लगाया जाए। इसके अतिरिक्त पशुपालन विभाग के द्वारा PPR का वैक्सीनेशन, HSBQ का वैक्सीनेशन, साथ ही साथ ब्रुसेलोसिस का वैक्सीनेशन भी पशुपालन विभाग में लगाया जाता है। इसी तरह से जो हमारे छोटे पशु हैं उनमें FMD पॉक्स का टीका और एंटेरोटॉक्सीमिया का टीका, इस तरह से जिस नस्ल के पशु है उसके निर्धारित टीकाकरण पशुपालन विभाग द्वारा प्रत्येक कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, पशु चिकित्सालयों, पशु औषधालयों में उपलब्ध है। और पशुओं को वर्ष में 1 बार टीका लगाया जाना बहुत आवश्यक है ताकि रोग प्रतिबंधात्मक उपाय के जरिए आपके पशु कम बीमार हो और प्रिवेंशन लेने से जो है आपके पशु रोग से बचे रहेंगे। तो रोग से आने के पहले टीकाकरण अगर करवा लिया जाए तो निश्चित तौर से सावधानी के तौर पे बचाव हो सकता है। डॉक्टर साहब, जब बहुत दूरस्थ गांव होते हैं, जैसे अभी आपने बताया पातालकोट, इस तरह वैसे गाँव में, तो पशुओं की चिकित्सा के लिए कोई स्थानीय स्तर पे आप कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा नियुक्त करता है विभाग? सबसे पहले तो इसमें मैंने आपको बताया कि ग्राम स्तर तक पशुपालन विभाग की जो पहुंच का पहला कड़ी है वो हमारे सभी गौ सेवक, गौ मैत्री, पशु सखी दीदी हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश शासन ने चलित पशु चिकित्सा योजना, मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स का शुभारंभ किया है, जिसका जो टोल फ्री नंबर है वो है 1962। 1962 पर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमारे पशुपालक बंधु सारी इमरजेंसी सेवाएं, कृत्रिम गर्भाधान, और अगर कहीं जैसे अभी आपने निराश्रित पशुओं के राजमार्ग पर दुर्घटनाओं की बात की थी, इस तरह से सभी डिस्ट्रोकिया का केस है या कोई अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए 1962 पर कॉल लगाकर पशुपालन विभाग की पशु चिकित्सा चलित इकाई को घर पर बुला सकते हैं। और इसका जो निर्धारित शुल्क है 150 रुपया, इसको चुका करके पशुपालक बंधु अपने घर पर डोर स्टेप पर पशुपालन विभाग का एक डॉक्टर जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे हैं पशुपालक भाइयों, सरकार आपके लिए जैसे मानव के लिए एम्बुलेंस मिल जाता है ना, ऐसे पशुओं के लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर दी है, आपके घर में पहुंच जाएगी। टोल फ्री नंबर पर आप फ़ोन करिए। डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे प्रदेश के पशुपालक भाइयों के लिए जो डेयरी का काम करते, क्या कहना चाहेंगे? ये जो समय है ये पशुपालन विभाग के लिए, साथ ही साथ पशुपालन उद्यमिता से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा अवसर है। अधिक से अधिक पशुपालन विभाग की गतिविधियों में आएँ, दुग्ध संपर्क क्रांति में उत्साह के साथ भाग लें, हिरण्यगर्भा योजना के हिस्से बने, कामधेनु योजना का लाभ लें, साथ ही साथ राष्ट्रीय पशुधन विकास योजनाओं संबंधी अन्य योजनाओं के साथ उन्नत पशुपालन के तरीके अपनाएं ताकि आपकी आय, आपका रोजगार सृजन वर्ष भर बना रहे। और पशुपालन से जुड़े जितने भी हमारे पशुपालक बंधु हैं, वो जो हमारी निरंतर होने वाली गतिविधि है उसके लिए हमारे विभाग से संपर्क में रहें। डॉक्टर साहब, आपने हमारे प्रदेश के किसान भाइयों के लिए, पशुपालक भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अब समय है खबरें खेती का, आइए देखते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। सीहोर में होगा कृषि उद्योग समागम, आधे से ज्यादा बड़े जलाशय 90% भरे,
खराब हुई सोयाबीन फसल का पूरा मुआवजा मिलेगा। देशी नस्ल के गौपालन को प्रोत्साहित करने के निर्देश और बीज संघ ने किया हाइब्रिड बीजों का उत्पादन शुरू। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि विकास एवं किसानों को आधुनिक तकनीकों से सीधे जोड़ने के दृष्टिकोण को क्रियान्वित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य शासन द्वारा इस वर्ष कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन नवंबर माह में सीहोर में किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन वृहद स्तर पर कई विभागों की सहभागिता से किया जाएगा। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन द्वारा समिति गठित की गई है। समिति के अध्यक्ष सचिव किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग होंगे। आयुक्त सह संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग को सदस्य एवं आयुक्त सह संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को सदस्य सचिव बनाया गया है। केंद्रीय जल आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस हफ्ते देश के 5 में से 3 क्षेत्रों में जल भंडारण जलाशयों की कुल क्षमता का 90% से अधिक हो गया है। देश के 161 प्रमुख जलाशयों में से 45% से अधिक जलाशय लगभग पूरी तरीके से भर चुके हैं। ये कृषि क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है। जलाशयों का भंडारण पिछले साल की तुलना में 2.5% अधिक है और पिछले 10 सालों के औसत से लगभग 15% बेहतर है। आंकड़ों के अनुसार 25 जलाशय पूरी तरीके से भर गए हैं, जबकि 39 दूसरे जलाशयों में क्षमता का 90% से अधिक पानी है। महाराष्ट्र में 10, राजस्थान में 4, मध्य प्रदेश में 2 और उत्तर प्रदेश, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक में एक बांध पूरी तरीके से भर चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाजापुर जिले की पोलाई कला तहसील के ग्राम खड़ी में विभिन्न कारणों से खराब हुई सोयाबीन की फसल का अवलोकन किया। डॉक्टर यादव ने किसानों को भरोसा दिलाया कि खराब हुई सोयाबीन फसल का पूरा मुआवजा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शाजापुर कलेक्टर सहित प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को खराब हुई सोयाबीन की फसल का सर्वे कराने के निर्देश दिए। इस अवसर पर किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री इंदल सिंह कंसाना सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। डॉक्टर यादव ने किसान चौपाल में कहा कि बारिश कम होने एवं कीट प्रकोप के कारण जहां भी सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ है उसका पूरा सर्वे कराया जाएगा। किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम खड़ी के किसान पर्वत सिंह बगाना के निवास पर जाकर उनसे सोयाबीन की खराब हुई फसलों से हुए नुकसान की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आत्मनिर्भर गौशाला प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। गौशालाएं गोबर, गोमूत्र आदि अपशिष्ट से धन अर्जित कर संपन्न बन सकती है। स्वावलंबी गौशालाएं विकसित करने के लिए दुग्ध उत्पादों सहित गौमूत्र, गोबर आदि से निर्मित सामग्री के विक्रय की व्यवस्था विकसित की जाए। साथ ही गौशालाओं में उपलब्ध स्थान का उपयोग सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाए। प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थानीय परिवेश के अनुरूप देशी नस्ल के गोपालन को प्रोत्साहित किया जाए। डॉक्टर यादव ने ये निर्देश मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड की मंत्रालय में हुई बैठक में दिए। बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में देशी नस्ल के गोपालन को प्रोत्साहित करने के लिए गिर, साहिवाल, मालवी, नागौरी नस्ल के पशुधन को प्रोत्साहित किया जाए। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने मंत्रालय में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्यादित के संचालक मंडल की बैठक की। बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए संघ द्वारा तैयार की गई कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रजनक बीज उठाव एवं वितरण, आधार एवं प्रमाणित बीज के उत्पादन और विपणन की वर्तमान स्थिति तथा आगामी लक्ष्यों की समीक्षा की गई। श्री सारंग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों की वास्तविक मांग के अनुरूप बीजों का उत्पादन बढ़ाया जाए। उन्होंने विशेष रूप से जोर दिया कि जिन बीजों एवं ब्रांड की अधिक मांग है उनके उत्पादन एवं आपूर्ति पर प्राथमिकता के साथ काम किया जाए। श्री सारंग ने कहा कि एमपी चीता ब्रांड को एक सशक्त मार्केटिंग रणनीति के साथ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाए। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। पशुपालक भाइयों, मध्य प्रदेश शासन की ऐसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिनका आप लाभ लें। इससे आपको आय में वृद्धि होगी, नस्ल में सुधार होगा, वित्तीय सहायता मिलेगी और आप आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। अगले कार्यक्रम में फिर ऐसी नई जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।